नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेडियो एक्टिवता तथा परमाणु बम की। अर्थात रेडियो एक्टिवता क्या होती हैं और परमाणु बम का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप सब लोग तत्वों के बारे में अवश्य जानते होंगे। तत्व अर्थात लोहा, कॉपर, सोना, चांदी, इन सभी को हम तत्व कहते हैं। अभी तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और अभी खोज बाकी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि तत्वों में परमाणु पाए जाते हैं। अर्थात तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है, उसी प्रकार तत्व भी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में दोस्तों 3 मूल कण पाए जाते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु में कोशिका की तरह ही एक केंद्रक होता है तथा उस केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन का आवेश धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता। दोस्तों, इन तत्वों के परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर इनको आवर्त सारणी में रखा गया है। अर्थात जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है तो हाइड्रोजन को पहले स्थान पर रखा गया है। अर्थात हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं तो इसको दूसरे स्थान पर रखा गया है। इसी प्रकार दोस्तों, पारा अर्थात मरकरी में 80 प्रोटॉन होते हैं तो इसको आधुनिक आवर्त सारणी में 80 नंबर पर रखा गया है। कॉपर में 29 प्रोटॉन होते हैं तो कॉपर को 29वें स्थान पर रखा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, उनका परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। परंतु दोस्तों, जैसे जैसे किसी तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो उनके नाभिक में प्रोटॉन प्रतिकर्षण बल भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि मान लो दोस्तों, हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक ही प्रोटॉन रहता है, परंतु जो पारा होता है उसके जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें 80 प्रोटॉन होते हैं और प्रत्येक प्रोटॉन में धन आवेश होता है। आप लोग जानते होंगे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात धन आवेश और धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋण आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, उनके नाभिक में प्रतिकर्षण बल भी बढ़ता चला जाएगा। और दोस्तों, जब प्रोटॉनों की संख्या 82 या फिर 83 से अधिक होने लगती है तो फिर वो तत्व प्रोटॉनों का त्याग करने लगता है। और जब यही प्रोटॉनों की संख्या 90 के लमसम हो जाती है, तब वो तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटॉनों का त्याग करने लगता है। अर्थात किसी तत्व से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ही रेडियो एक्टिवता कहलाता है। या फिर हम इन्हें किरणों के माध्यम से बोल सकते हैं। जैसे किसी तत्व से एल्फा कण यानी प्रोटॉन, बीटा कण यानी इलेक्ट्रॉन तथा गामा कण यानी न्यूट्रॉनों का त्याग करना ही रेडियो एक्टिवता कहलाता है। दोस्तों, रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी तथा रेडियो एक्टिव तत्व जो सबसे फेमस हैं वो है दोस्तों यूरेनियम। अर्थात यूरेनियम, जिसको आवर्त सारणी में 92वें स्थान पर अर्थात 92 स्थान पर रखा गया है। और दोस्तों, सबसे फेमस रेडियो एक्टिव तत्व भी यूरेनियम ही है, जिसका प्रयोग बिजली बनाने में ईंधन के रूप में किया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यूरेनियम स्वतंत्र अवस्था में एल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। एल्फा किरणें धनावेश होती हैं तथा ये
जब एक एल्फा कण निकलती हैं तो 2 प्रोटॉन निकलते हैं। जो बीटा किरणें होती हैं उनमें ऋणावेश भी होता है और उनमें धनावेश भी होता है। इनके अलावा दोस्तों जो गामा किरणें होती हैं इनमें कोई भी आवेश नहीं होता, परंतु इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है तथा इनकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जब यूरेनियम को 50 से 60 किलो मात्रा में एकत्रित कर जब किसी स्थान पर गिरा दिया जाता है तब हम इसे परमाणु बम कहते हैं, क्योंकि यूरेनियम से एल्फा, बीटा तथा गामा किरणें निकलती हैं। एल्फा किरणें जिनका उच्च ताप होता है, बीटा किरणें जो बहुत हानिकारक होती हैं तथा इनके अलावा गामा किरणें जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है। और जब किसी जगह पर परमाणु बम गिराया जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी आवाज़ में विस्फोट होता है और उसी के साथ ध्वनि तरंगें भी पैदा होती हैं और ये ध्वनि तरंगें भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर बम गिरा दिया। इस बम ने 10 किलोमीटर क्षेत्र तक तबाही मचाई। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब किसी जगह पर परमाणु बम गिराया जाता है तो उससे जो आग की लपटें निकलती हैं वो ज़्यादा क्षेत्र तक नहीं जाती, परंतु दोस्तों उस यूरेनियम पदार्थ से निकलने वाली किरणें अर्थात एल्फा, बीटा, गामा, ध्वनि तरंगें आदि बहुत खतरनाक होती हैं और ये बहुत दूर तक चली जाती हैं। इनके संपर्क में जो भी जीव आते हैं ये उनको नष्ट कर देती हैं। अर्थात परमाणु बम में यूरेनियम पदार्थ को बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा कर किसी स्थान पर गिरा दिया जाता है और इसे ही हम परमाणु बम कहते हैं।